स्टूडेंट्स, आज आपके नोट्स हैं क्लास 10th के, चैप्टर नंबर है 14। बच्चों, आपको इन नोट्स की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से बना लीजिएगा। और ये वीडियो है आपकी नोट्स की एक्सप्लेनेशन के लिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है आपको तो वीडियो देख करके आप समझ सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि स्पीड में थोड़ा सा वीडियो करके पूरा वीडियो देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए नोट्स को, उसके बाद आप नोट्स बना लीजिए आसानी से। पीडीएफ आपको मैं शेयर कर ही रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको पीडीएफ की लिंक शेयर कर दूँगी। ओके, तो अब समझ लेते हैं नोट्स। देखिए, आपके चैप्टर का नाम है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते क्या हैं? तो जो भी मटेरियल हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं एक लंबे समय के लिए, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सोर्सेज ऑफ एनर्जी बोलते हैं। तो गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी की क्या क्वालिटीज़ हैं? वो पर यूनिट मास के साथ जो है लार्ज अमाउंट में वर्क करते हैं, चीप होते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं। देखिए, इन सब वर्ड्स के आपको मीनिंग पता होंगे, इसीलिए मैं आपको यूं ही फ्लो में बताती जा रही हूँ। देखिए, चीप से मीनिंग कैसा होता है कि सस्ता, वो बहुत ही सस्ते होते हैं, इजीली अवेलेबल, वो आसानी से हमें मिल भी जाते हैं। इजी टू स्टोर, हम उन्हें कहीं भी आसानी से रख सकते हैं, स्टोर करके उन्हें कहीं भी आसानी से लेकर जा सकते हैं। सेफ़ टू हैंडल एंड यूज़, डू नॉट कॉज एनवायरमेंटल पोल्यूशन, और इनसे कोई भी किसी भी प्रकार का एनवायरमेंटल पॉल्यूशन नहीं होता है। तो ये थी आपकी गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी की क्वालिटीज़। तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी को भी 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सेकंड है रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन से सोर्सेज होते हैं? जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होते रहते हैं नेचर में, उन्हें हम क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जांपल, सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, ये क्या है? रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं एक नेचुरल प्रोसेस के द्वारा, और वो जो नेचुरल प्रोसेस होती है वो बहुत ही ज़्यादा लंबी होती है, या फिर ये कह लीजिए करोड़ों साल भी लग जाते हैं इस प्रोसेस में, मिलियंस ईयर्स। ओके, तो एग्जाम्पल हैं नॉन रिन्यूएबल ऑफ सोर्सेज के फॉसिल फ्यूल्स एंड नेचुरल गैस। तो अब समझते हैं कि फ्यूल्स किन्हें कहते हैं। जिन भी मटेरियल को जलाने पर एक हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? फ्यूल्स बोलते हैं, सच एज कोल एंड एलपीजी। किसके एग्जाम्पल हैं? आपके फ्यूल पर। तो जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होता है कंप्लीट कंबशन पर, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू। क्या जलता है? फ्यूल ही तो जलता है यूनिट मास के साथ, तो हीट एनर्जी रिलीज होती है, तो उसी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। तो अब हम समझ लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं गुड फ्यूल की, या फिर ये कह लीजिए आइडियल फ्यूल की, क्योंकि गुड फ्यूल और आइडियल फ्यूल सिमिलर होते हैं। तो गुड फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लीजिए। देखिए, जिनकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होगी वो क्या होंगे? गुड फ्यूल होंगे। बर्न स्मूथली, वो आसानी से जल भी जाते हैं। इजी टू हैंडल, सेफ टू ट्रांसपोर्ट, चीप एंड इजीली अवेलेबल, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स वही हैं जो कि गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी की थी। एंड लास्ट है बर्न विदाउट गिविंग आउट एनी स्मोक, बिना किसी स्मोक के वो जलते हैं, या फिर ये कह लीजिए वो हार्मफुल गैसेस रिलीज नहीं करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं गुड फ्यूल। ये थी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स। और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज और रिन्यूएबल सोर्सेज को हम और भी कई नामों से जानते हैं, तो वो देख लेते हैं। देखिए, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हम किन नामों से जानते हैं? कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड एग्जॉस्टेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। दूसरा है रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हम किन नामों से जानते हैं? नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड इनएग्जॉस्टेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये थे अदर नेम रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के। तो अब हम इन सोर्सेज ऑफ एनर्जी के जो एग्जाम्पल हैं उनको 1 बाय 1 करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? देखिए, एक तरह से नेचुरल फ्यूल ही है जो कि नेचुरल प्रोसेस के द्वारा बनते हैं। ओके, और ये बनते किन से हैं? जो प्लांट्स एंड एनिमल्स मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले अर्थ के अंदर दब चुके थे, यानी कि अर्थ के ऊपर ये पड़े हुए थे, मिट्टी आई और वो इनके ऊपर आकर के रह गई। तो और फिर से काफ़ी सालों बाद मीन्स मिट्टी ऐसे इनके ऊपर आती चली गई, ठीक है। तो ये नीचे की दबते हुए चले गए। प्लांट्स एंड एनिमल्स जो भी बेकार या फिर कह लीजिए मरे हुए जो थे वो दबते चले गए। तो फिर
उन्हीं प्लांट्स एंड एनिमल्स से क्या बनता है, फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं। और इनके एग्जांपल हैं कोल, पेट्रोलियम, एलपीजी, किसके एग्जांपल हैं, फॉसिल फ्यूल्स के। अब देखते हैं कि फॉसिल फ्यूल से पॉल्यूशन कैसे होता है। देखिए ये प्रोड्यूस करते हैं एसिडिक गैसेस सच एज सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये गैसेस रिलीज़ होती हैं जो कि एसिडिक गैसेस होती हैं, और ये लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं जलने पर, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, और ये जलने पर एयर पोल्यूशन भी करते हैं। ओके, और पीछे जलने के बाद अगर हम कोल को जलाएंगे तो बहुत सारी राख रह जाती है, लॉट ऑफ एस, तो ये भी क्या है, पोल्यूशन ही है, राख का रह जाना भी। ओके, तो पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए व्हीकल्स में तो हम कैटालिटिक कन्वर्टर्स लगाते हैं, ठीक है। तो कैटालिटिक कन्वर्टर्स से पोल्यूशन कंट्रोल हो जाता है, पूर्ण रूप से 100% श्योरिटी के साथ ना सही, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक हम पोल्यूशन कंट्रोल कर लेते हैं। और जो चिमनीज़ होती हैं फैक्ट्रीज़ में लगी हुई होती हैं, उनमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स लगाते हैं, जिससे हम पोल्यूशन कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। तो और एग्जांपल्स जो कि पॉल्यूशन के हैं और कंट्रोलिंग के हैं, ठीक है, और एग्जांपल्स आप बुक से या फिर अदर रिफ्रेशर से कर सकते हैं, आपको करने हैं तो लेकिन नोट्स में इतने काफ़ी हैं, ठीक है। तो अब समझते हैं कि थर्मल पावर प्लांट क्या होता है। देखिए जो पावर प्लांट हीट एनर्जी का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं उसे हम बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट। इसका प्रिंसिपल यानी कि इसका सिद्धांत क्या होता है, इसका सिद्धांत होता है, देखिए ये हीट रिलीज़ करते हैं फ्यूल के जलने पर, और वाटर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, स्टेम में। इसका वर्किंग आप आसानी से तब समझेंगे जब मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगी। ओके, ये आप पहले ये समझ लीजिए। देखिए थर्मल पावर प्लांट करता क्या है, ये कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके, अब ये वर्किंग आप आसानी से समझेंगे किससे, डायग्राम से। ओके, देखिए फर्नेस है और इसमें पानी भरा हुआ है, तो फर्नेस इनके नीचे से हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये वाटर जो है ये बॉईल हो रहा है, बॉईल हो रहा है तो स्टेम में भी कन्वर्ट होगा, ठीक है। स्टेम में जैसे ही कन्वर्ट हो रहा है तो ये इस पाइप के थ्रू किस पर जा रहा है, टरबाइन पर। ओके, स्टेम कहाँ पर जाकर अटैक कर रही हैं, टरबाइन पर अटैक कर रही हैं। तो जैसे ही ये टरबाइन पर अटैक कर रही हैं तो ये इस टरबाइन को रोटेट करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो टरबाइन रोटेट होगी तो शाफ्ट रोटेट होगी जनरेटर की, ठीक है, क्योंकि टरबाइन शाफ्ट जनरेटर तीनों अटैच हैं, तो शाफ्ट रोटेट होने पर जनरेटर में जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी, जनरेटर जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देगा। अब इसमें जो स्टेम थी ना वो क्या होगी, कंडेंस्ड हो जाएगी और वो वापस से उसी बॉयल वाटर में आकर के मिल जाएगी। अब उसी में आकर के मिल जाएगी तो फिर से इसका क्या होगा, वेपर बनेगा, ठीक है। वेपर फेज में आने के बाद ये फिर से टरबाइन के पास जाएगी, तो यही प्रोसेस इनमें होता रहता है। तो ये किसका डायग्राम है, आपका थर्मल पावर प्लांट का। तो हाइड्रो पावर प्लांट से पहले एक बार ये समझ लीजिए कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। ये एक इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है जो कि मूविंग वाटर के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। वाटर मूव कर रहा है तो उसी के द्वारा इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, उसी के हम बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो हाइड्रो पावर प्लांट होते क्या हैं, देखिए हाइड्रो पावर प्लांट जो है टरबाइन रखता है, ठीक है। उसके पास उसमें हाइड्रो पावर प्लांट में टरबाइन होती है जो कि डिपेंड रहती है कि कब ऊपर से पानी आकर उस टरबाइन से टकराएगा और वो घूमेगी, और जैसे ही वो रोटेट करेगी तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो इसका प्रिंसिपल क्या है कि वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं फ्लोइंग ऑफ वाटर से। ओके, इसका वर्किंग भी आप डायग्राम से अच्छे से समझ लेंगे, लेकिन एक पॉइंट वाली बात ये भी है कि हाइड्रो पावर प्लांट कन्वर्ट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ओके, पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके, अब वर्किंग समझ लेते हैं, देखिए डायग्राम से। अब ये डैम है आपका, ठीक है, यहाँ पर आपका पानी है, बहुत सारा पानी है, यहाँ से ये पानी बहता हुआ जा रहा है और ये टरबाइन पर जाके अटैक करता है, टरबाइन रोटेट करती है। जैसे ही टरबाइन रोटेट करेगी तो जनरेटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी
प्रोड्यूस करेगा। अब समझ में आ गया फ्लो ऑफ वाटर से किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और ये ही डायग्राम है आपका हाइड्रो पावर प्लांट का। तो एडवांटेजेस क्या हैं हाइड्रो पावर प्लांट के। तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं बिना किसी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के, और ये बाढ़ आने से बचाते हैं, और इरिगेशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है जब हम इस तरह से डैम बना देते हैं तो। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। ये एक इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करते हैं, क्योंकि डैम बनाने के लिए कोई इतना सा तो एरिया नहीं चाहिए होगा, बहुत बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा एरिया चाहिए होगा, जिससे हमारा इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय होता है। ओके, नेक्स्ट है कि जहाँ पर डैम बना हुआ है वहाँ से लोगों को भी डिस्प्लेस किया जाता है, वहाँ को लोगों को रहने नहीं दिया जाता, वहाँ से लोगों को हटाया जाता है, तो लोग भी परेशान होते हैं। अब नेक्स्ट है बायोमास। बायोमास क्या होता है? बायोमास एक तरह से ये कह लीजिए कि कार्बन न्यूट्रल फ्यूल ही है, जो कि कंटेन करता है कार्बन कंपाउंड्स, डेड प्लांट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ एनिमल्स, और इसी से बायोगैस निकलती है। तो बायोगैस क्या होती है? देखिए, ये मिक्सचर होती है बायोगैस मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, जो कि प्रोड्यूस की जाती है, डिकम्पोजिशन करते हैं जब हम प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट का, जिसका हम यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल। ठीक है, ये जो गैस है हम इस गैस का हम एज अ फ्यूल भी यूज़ करते हैं। बायोगैस के एडवांटेजेस ही एडवांटेजेस हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? देखिए, एक तो ये सबसे सस्ता, ठीक है, बायोगैस का जो भी सिस्टम है ये बहुत ही सस्ता है, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, ये बिना स्मोक के जलता है, ठीक है, और ये कोई भी पॉल्यूशन नहीं करता है, और इसे हम खाना बनाने के लिए, लाइटनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये हैं बायोगैस के एडवांटेजेस। अब वाइंड एनर्जी क्या होती है? देखिए, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी विंड मिल से या फिर ये कह लीजिए विंड पावर्ड जनरेटर्स से प्रोड्यूस की जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? विंड एनर्जी बोलते हैं। तो विंड जनरेटर होते क्या हैं? देखिए, जो भी कंप्लीट सेटअप होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए एनर्जी के द्वारा, उसे हम क्या बोलते हैं? वाइंड जनरेटर बोलते हैं। ओके, तो इसका सिद्धांत क्या है, मीन्स इसका प्रिंसिपल क्या है? कि प्रिंसिपल ये है कि हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं एक मूविंग एयर की हेल्प से, मीन्स हवा बह रही है और उसी से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। वर्किंग क्या है इसका? देखिए, वर्किंग समझ लीजिए, डायग्राम से बहुत ही आसानी से और अच्छे से समझ में आ जाता है, इसीलिए मैंने कोई भी डायग्राम नहीं छोड़ा है। तो देखिए, हवा बह रही है, वाइंड, ठीक है, तो वाइंड इन ब्लेड से आकर के टकराएगी और ये घूमेंगी। जैसे ही ये घूमेंगी तो शाफ्ट भी रोटेट होगी। शाफ्ट के रोटेट होने के बाद क्या होगा? जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। अब आपको समझ में आ गया? तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस ये हैं कि ये पॉल्यूशन नहीं करते हैं, और विंड एनर्जी का अगर हम यूज़ करते हैं तो हम फॉसिल फ्यूल्स को भी कंजर्व कर सकते हैं। ये हैं इसके एडवांटेजेस, लेकिन इसकी लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस ये हैं कि हम इन्हें सिर्फ वहीं पर लगा सकते हैं जहाँ पर विंड जो है बहुत तेज़ी से बहती है, मीन्स हर जगह पर इन्हें नहीं लगाया जा सकता है, और इनका खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है। जो वाइंड टरबाइन होती हैं, ये जो हैं, इनके मेंटेनेंस का जो खर्चा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इनके इस्टेब्लिशिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा खर्च करना होता है। तो यही सब इसकी लिमिटेशंस हैं। अब समझ लेते हैं कि सोलर एनर्जी क्या होती है। देखिए, जो सन से हम एनर्जी लेते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? सोलर एनर्जी बोलते हैं। तो सोलर डिवाइसेस भी होते हैं, सोलर एनर्जी डिवाइसेस। तो वो क्या हैं? जैसे कि सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर, सोलर सेल्स, ये सब क्या हैं? सोलर एनर्जी डिवाइसेस हैं। तो एडवांटेजेस क्या है सोलर एनर्जी के? तो एडवांटेजेस हैं, देखिए, ये पॉल्यूट नहीं करते हैं एयर को, ठीक है, कोई भी एयर पॉल्यूशन नहीं करते हैं, और इसमें जो हम खाना बनाते हैं, सोलर कुकर को ही ले तो इसके जो खाने के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। लेकिन इसकी लिमिटेशंस भी हैं कि हम इसका यूज़ सिर्फ दिन में ही कर सकते हैं, ठीक है। इसके जो भी डिवाइसेस हैं सोलर एनर्जी की, इनका यूज़ हम दिन में ही कर सकते हैं। जैसे खाना बनाने के लिए हम इसका कुकर का इस्तेमाल हम सिर्फ दिन में कर सकते हैं, ओके। और अगर दिन में भी अगर बादल आ जाते हैं आसमान में तो हम इसके डिवाइसेस का जो है यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि धूप तो निकल ही नहीं रही है, और खाना बनाने के लिए तो वैसे भी हमें काफ़ी तेज़ धूप चाहिए होगी।
तो ये थी सोलर एनर्जी। अब जो एनर्जी हमें समुद्र से मिलती है उनको जान लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट है टाइडल एनर्जी। क्या होती है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक तरह से एनर्जी की ही फॉर्म होती है, टाइडल एनर्जी, जो कि प्रोड्यूस की जाती है नेचुरल राइज एंड फॉल ऑफ टाइड्स से। ये टाइड्स भी अभी आप समझेंगे। जब राइज एंड फॉल होता है टाइड्स में तो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन होता है अर्थ के, सन के और मून के बीच में। ठीक है, जब पानी का राइज एंड फॉल होता है समुद्र में तो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन होता है अर्थ, सन एंड मून के बीच में, तो तभी हमें क्या मिलती है? टाइडल एनर्जी मिलती है। तो राइज एंड फॉल ऑफ हाई टाइड्स क्या है तो वो भी समझ लेते हैं। देखिए, हाई टाइड कब बनती है? जब बीच पर ओशियन जो है वो फुलेस्ट पॉइंट पर हो, मीन्स जो पानी है बीच के पास में वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसका जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, मीन्स अपने फुलेस्ट पॉइंट पर होता है वाटर ओशियन का, उसे हम बोलते हैं हाई टाइड। और लो टाइड क्या होता है? जब पानी लोएस्ट पॉइंट पर चला जाता है बीच पर, उसे हम क्या बोलते हैं? लो टाइड बोलते हैं। अब समझते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वेव एनर्जी। वेव एनर्जी क्या होती है? जब समुद्र की जो वेव्स हैं वो हवा के साथ बह रही होती हैं उसके सरफेस पर, ठीक है, और वो बहुत तेज़ी से बह रही हैं, पानी का बहाव भी बहुत तेज़ है, जो कि समुद्र की जो लहरें हैं उनका भी बहाव तेज़ है, और हवा का भी जो बहाव है सरफेस पर वो भी बहुत तेज़ है। तो तभी क्या होती है? वेव एनर्जी क्रिएट होती है। क्यों होती है ये क्रिएट? तो हाई स्पीड ऑफ वेव्स की वजह से उसमें क्या हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी बन जाती है, और इसी से हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ओके, अब है थर्ड टाइप ऑफ एनर्जी जो कि ओशियन की या फिर कह लीजिए समुद्र की ही है, ओशियन थर्मल एनर्जी। क्या होती है? जब ओशियन के सरफेस का जो वाटर होता है और जो डीप लेवल का वाटर होता है, उन दोनों के जो टेम्परेचर होते हैं, ठीक है, सरफेस पर जो वाटर है उसका टेम्परेचर और जो डीप लेवल यानी कि गहराई में जो पानी है उसका टेम्परेचर जब अलग अलग होता है तो एक एनर्जी रिलीज होती है जो कि होती है ओशियन थर्मल एनर्जी। अब जियो थर्मल एनर्जी क्या होती है? देखिए, पहले जियो थर्मल का मीनिंग समझ लीजिए। जियो मीन्स है अर्थ एंड थर्मल मीन्स हीट। तो जियो थर्मल एनर्जी क्या होती है? देखिए, वो हीट एनर्जी होती है जो कि रॉक्स के अंदर से निकलती है। रॉक्स किसकी है? अर्थ की, जो कि अर्थ की जो चट्टानें होती हैं, ठीक है, उनमें से जो एनर्जी निकलती है उसे हम क्या बोलते हैं? जियोथर्मल एनर्जी। और इसका हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। अब है आपका न्यूक्लियर एनर्जी जो कि आपका लास्ट टॉपिक है। ओके, अब ये लास्ट टॉपिक और समझ लेते हैं। जो एनर्जी रिलीज होती है न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी, या फिर ये भी बोल सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक एनर्जी। एनर्जी किसकी फॉर्म में रिलीज होती है? हीट की फॉर्म में रिलीज होती है। ओके, तो न्यूक्लियर एनर्जी आपको समझ में आ गया। अब न्यूक्लियर रिएक्शन समझ लेते हैं। देखिए, न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती है? किसी भी एटम के न्यूक्लियस में अगर चेंजेस आ रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी टू टाइप्स की होती है, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। फिजन का मीन्स टू स्प्लिट अप इनटू टू और मोर पार्ट्स, मीन्स वो एक तो है, ठीक है, सिंगल है और वो स्प्लिट हो गई है दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में। और फ्यूज़न का मीन है टू जॉइन, मीन्स दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स हैं और वो जॉइन हो गए हैं। तो इसी से आपको न्यूक्लियर फ्यूज़न और फ्यूज़न जो भी आपकी दोनों रिएक्शन हैं ये आपको समझ में आ जाएंगी। देखिए, समझते हैं। न्यूक्लियर फिजन पहले समझ लेते हैं। देखिए, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हैवी न्यूक्लियस एटम स्प्लिट हो जाता है स्मॉलर न्यूक्लियाई में और रिलीज़ करता है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ओके, अब न्यूक्लियर फ्यूज़न कैसी रिएक्शन होती है? ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें दो न्यूक्लियाई के जो एलिमेंट हैं वो कंबाइन हो जाते हैं और एक हैवी न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं। ओके, तो ये थे आपके नोट्स क्लास 10th के। चैप्टर नंबर था आपका 14। और आपको और नोट्स या फिर प्रैक्टिकल्स चाहिए तो आपको वो भी मिल जाएंगे, आप प्लेलिस्ट विजिट करिएगा। ओके, और आपको सभी पीडीएफ अगर एक साथ चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? मेंबरशिप लेना होगा। मेंबरशिप अगर लेते हैं तो आपको सभी नोट्स की पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी। ओके, आप सोशल मीडिया पर कनेक्ट हो सकते हो।
कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो अगर आप मेंबरशिप लेते हो तो। वैसे आपको फ्री में भी मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा रही हूँ। आपको हर एक चैप्टर की वीडियो है, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको सारी पीडीएफ एक साथ चाहिए तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप। ओके बच्चों, टेक केयर।